हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स सिविल सर्विसेज। ये हमारे रिवाइज पॉलिटी थ्रो एमसीक्यूज वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें आज हम एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 का जो कि सेलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको रिवाइज करेंगे। तो सेलिएंट फीचर्स में हम पहले देख लेते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जैन 1950 को फोर्स में आया। इसके अलावा कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बहुत ही बड़ा बल्कि और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लेंथीएस्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें यूनिटरी और फेडरल एलिमेंट दोनों मिल जाएंगे आपको। जैसे कि यूनिटरी एलिमेंट है इसके कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और सिंगल जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। इसके बाद आपको फेडरल फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइकेमरल लेजिस्लेचर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इसके बाद जो सैलिएंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं, उनमें ये है कि ये कितने सोर्सेज से बोरो किया गया है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ एलिमेंट बोरो किए गए हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। उसके बाद जुडिशियल सुप्रीमेसी थोड़ी बहुत है इंडिया में, वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। पार्लियामेंट्री सोवरेंटी या पार्लियामेंट्री गवर्नेंस जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। उसके बाद यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज बोरो किए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीज बोरो किए हैं, फंडामेंटल राइट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से कुछ ना कुछ बोरो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं और उनके सोर्सेज ये पढ़ते हैं हम। इसके बाद ये एक बहुत ही ज़्यादा ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्वासी फेडरल एलिमेंट मिलता है, यानी कि फेडरल पॉलिटी तो है लेकिन उसमें एक यूनिटरी वाइज है, जैसे कि इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी एक सेलिएंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद आता है कि जो हमारे यहाँ जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मिलती है, और उसी के जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में जुडिशियल सुप्रीमेसी मिलती है। तो इनका एक सिंथेसिस बनाया गया है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जुडिशियल रिव्यू भी है हमारे यहाँ, और पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट को एक लिबर्टी है कि आप इंडिपेंडेंटली लेजिस्लेट कर सकते हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकते हो। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, डीपीएसपी हैं। तो ये कुछ ऐसे सेलिएंट फीचर्स हैं। उसके बाद हम अपने प्रियम्बल को पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे पॉलिटी का नेचर दिया गया है। तो इन्हीं सेलिएंट फीचर्स पे हम आज एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला है, 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। तो कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे। 9th शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंट्रोड्यूस कराने का, वो एक तो जमींदारी अबोलिशन था और एग्रेरियन रिफॉर्म्स लेके आना था। क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस थे, अगर जमींदारी अबोलिशन या एग्रेरियन रिफॉर्म की बात या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट लेके आती गवर्नमेंट, तो वो पार्ट 3 में यानी कि फंडामेंटल राइट के थ्रू वायलेटिव होते फंडामेंटल राइट के, तो उससे वो वॉइड हो जाते जितने भी इनेक्टमेंट्स थे। तो इसलिए 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। 9th शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव ये था, फीचर ये था कि कोई भी अगर लेजिस्लेशन 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर हो जाता था। नो जुडिशियल रिव्यू।
तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 9 शेड्यूल ऐड हुआ, उसके बाद आर्टिकल 31A और 31B भी ऐड हुए। ठीक, तो ओरिजिनली जब 1951 में 9 शेड्यूल ऐड हुआ तब ये प्रोविजन था, अगर इसमें कोई भी लेजिस्लेशन चाहे तो सेंट्रल या कोई स्टेट का लेजिस्लेशन 9 शेड्यूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, तो वो कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये गलत है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। स्टेट रीऑर्गेनाइज हुए थे 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, उससे रिलेटेड है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेकंड है 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बार्ड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर 9th शेड्यूल में कोई भी लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या ऐड कर दिया जाए तो उसको आप जुडिशियल रिव्यू के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो सही हो गया, लेकिन एक 2007 का केस है IR कोयलो, ये केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, एपेक्स कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 14, 19 और 21 के अंडर अगर इनको कोई वायलेट करता है, कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट इनको वायलेट करता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर पार्ट ऑफ द 9th शेड्यूल और नॉट। तो जो पार्ट 3 के दूसरे प्रोविजंस हैं, अगर उनको वायलेट करता है कोई भी, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट, कोई भी स्टैट्यू, कोई भी कानून, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, तो अगर किसी दूसरे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होगा, लेकिन इनके केस में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2007 से IR कोयलो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला 14, 19 और 21 में जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स मेनली विद द शेड्यूल्ड एरिया, ये सही है। शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। चार स्टेट्स में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो इन 4 स्टेट्स में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। तो 5th शेड्यूल एरिया जो है, 5th शेड्यूल जो है शेड्यूल एरिया से डील करती है। तो आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। इसके अलावा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी, 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई, और 9 शेड्यूल बात करती है जो भी लेजिस्लेटिव एक्ट्स होते हैं जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होते हैं। उसके बाद 10th शेड्यूल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास हुई थी 1985, ये 1951 का है। 10th शेड्यूल किससे बात करती है, 10th शेड्यूल बात करती है डिफेक्शन से। 11th शेड्यूल पंचायती राज और 12th शेड्यूल अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म्ड आफ्टर पार्टीशन। सरदार पटेल वॉज इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये सही है। जो पार्टीशन के बाद पहली कैबिनेट बनी थी इंडिया की, उसमें प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार पटेल, और ये होम मिनिस्टर भी थे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी थे इंडिया के पहले। इसके अलावा ये 15 मेंबर, पहली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी उसमें 15 मेंबर थे। सेकंड क्वेश्चन है इवन द नॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर्स वर गिवन प्लेस इन द फर्स्ट कैबिनेट, ये भी सही है क्योंकि जो डॉक्टर अंबेडकर थे
और वो किससे आते थे, किस पार्टी से आते थे, वो लिबरल पार्टी से आते थे, सॉरी रिपब्लिकन पार्टी से आते थे। थर्ड स्टेटमेंट है डॉक्टर प्रसाद वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कैबिनेट अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ये भी सही है स्टेटमेंट। जो डॉक्टर प्रसाद थे वो पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली कैबिनेट में क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बाद में ये 26 जनवरी 1950 को इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है जिसमें गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और ये बनती है एग्जीक्यूटिव, और ये एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है किससे, लेजिस्लेटिव बॉडी जो भी हो। जैसे हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस इस पर हट गया तो सरकार गिर जाती है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसका फीचर होता है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये ब्रिटेन से ओरिजिनेट होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहीं से बोरो की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। कोर फीचर क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैविंग द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल कंट्री। तो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती है, प्रेसिडेंशियल हो सकती है, जो आपको अमेरिका में मिलती है, वहाँ एक प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अमेरिका में एक असेंबली ऑफ इलेक्टेड लीडर्स भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं। जैसे वहाँ की कांग्रेस है, कांग्रेस में एक तो लोअर हाउस होता है, उसके बाद वहाँ की जो अपर हाउस है वो सीनेट होती है। तो असेंबली ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है इट हैज़ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट, ये भी गलत हो जाएगा। जैसे कि सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, फ्रांस में है, रशिया में है, यहाँ पे दोनों जगह पे आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये सही है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी कि एग्जीक्यूटिव है, वो हमारे लोकसभा यानी कि लेजिस्लेचर से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो सही है। चौथा भी गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है, लेकिन फेडरल या फेडरलिज्म या फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। फेडरल पॉलिटी का मतलब है जो पावर है, या तो एग्जीक्यूटिव पावर हो गई या लेजिस्लेटिव पावर हो गई, वो डिसेंट्रलाइज्ड है यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन एग्जीक्यूटिव में और यूनियन लेजिस्लेटिव में, और स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। ठीक। और दूसरी फेडरेशंस कहाँ मिलेंगी आपको, कनाडा में मिल जाएगी, यूएस में मिल जाएंगी, जहां पे डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर एक कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स में गवर्नमेंट होती हैं। तो फेडरल फीचर कौन कौन से हैं, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ बाइकेमरलिज्म। बाइकेमरलिज्म मतलब द्विसदनात्मक, दो सदन होते हैं हमारे यहाँ, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो ये सही है, ये एक फेडरल फीचर है, क्योंकि बाइकेमरलिज्म में जो दूसरा हाउस है उसमें किसको प्रतिनिधित्व मिलता है, कॉन्स्टिट्यूटिंग यूनिट्स को प्रतिनिधित्व मिलता है, हमारे स्टेट्स को। इसी के लिए तो उसका नाम राज्यसभा पड़ा है या काउंसिल ऑफ स्टेट पड़ा है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व है। तो ये सही हो जाएगा बाइकेमरलिज्म। बाइकेमरलिज्म में एक फेडरल फीचर है। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, ये एक फेडरल फीचर है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शन या राइट्स किसी भी गवर्नमेंट के अराइज होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन सही से डील कर सकता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही है। उसके बाद सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल फीचर नहीं है, ये यूनिटरी फीचर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज,
ऑल इंडिया सर्विसेज भी एक यूनिटरी फीचर है। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो काम करता है। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होता है ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स का। ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी हैं अभी इंडिया में? आईएएस है, उसके बाद आईपीएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफओएस। इसके अलावा एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज भी 1976 में राज्यसभा ने एक रेजोल्यूशन पास करके इंडियन जुडिशियल सर्विसेज का क्रिएशन किया था। लेकिन अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना है गवर्नमेंट को, तब जाके ये एग्जिस्टेंस में आएगी। एग्जिस्टेंस में नहीं है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। इसके अलावा ऑल इंडिया सर्विस को कौन क्रिएट कर सकता है? वो है राज्यसभा। स्पेशल राज्यसभा की पावर है। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है, तो आंसर होगा 1, 2 एंड 5। तो इसमें हमको कितने ऑप्शन सही हैं? तो ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिपिक्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी। जुडिशियल सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल है इंडिया में? नहीं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लियामेंट सुप्रीम है? नहीं है। पार्लियामेंट क्यों सुप्रीम नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट के ऊपर कुछ चेक्स हैं कि इस चीज पे ये जैसे कि कोई भी ऐसा इनेक्ट कानून नहीं बना सकते, या जैसे कि कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट नहीं कर सकते जो वायलेटिव हो पार्ट 3 का या किसी दूसरे पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पार्लियामेंट भी सुप्रीम नहीं है, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी कहाँ है? ये यूएसए में मिलती है आपको। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी यूके में मिलती है। उसके बाद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी एक यूएस पॉलिटी का हिस्सा है, वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ड्यू प्रोसेस का मतलब है कि जब लॉ का कोई लॉ बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए या जुडिशियल इनेक्टमेंट के लिए कोई प्रोसेस फॉलो की जा सकती है, तो वो फेयर होनी चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है जो कि आर्टिकल 21 में वर्ड यूज किया गया है, और ये जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। जो जुरिस्प्रूडेंस है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का, वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट हुआ है, वहीं से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया। लेकिन मनेका गांधी का केस था 1980 का, उसमें कोर्ट ने बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने के अलावा फेयर प्रोसीजर भी होना चाहिए। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करने के अलावा फेयर प्रोसीजर भी होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जो जुरिस्प्रूडेंस है वो अभी इंडिया के पॉलिटी में आपको मिल जाएगा आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following features of the Indian Constitution were borrowed from the Government of India Act of 1935? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे, और जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो 1930 से 1932 के बीच में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें जो डिबेट्स और डिस्कशन हुए थे उनके बेसिस पे एक नया एक्ट आया जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो इंडिया में उस टाइम पे थी उसमें बदलाव के लिए, उसमें रिफॉर्म के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वहां से कुछ एलिमेंट्स बोरो किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स थे उसी की आज हम बात करेंगे। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर का जो राज्यपाल का ऑफिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो किया गया था। इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। इमरजेंसी प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए गए। कंकरेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है।
तो आंसर होगा 1 and 2 ओनली। तो इसी के साथ सेलिएंट फीचर्स का ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका रिवीजन सही हो गया होगा इस वीडियो से, और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।